नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, ये वीकली एनालिसिस है हमारा जो हम निफ्टी के लिए करते हैं। लास्ट वीक आपने देखा जो हमने एनालिसिस किया था और जो मैं उसके बाद डेली भी आपको शाम को एनालिसिस करके बता रहा था निफ्टी का। निफ्टी ने बिल्कुल एक्यूरेटली 100% दोस्तों उसी हिसाब से काम किया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा 100% काम करेगा या हमेशा ही हम सही होंगे, क्योंकि ये मार्केट है, बहुत डायनेमिक होता है, ये कहीं से भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस करके सामने रखते हैं जिससे हमें ये समझ में आए कि यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना किस चीज़ की है दोस्तों। तो अभी जो मुझे दिख रहा है कि मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि हम पूरा ग्लोबल क्रूज पर रिएक्ट कर रहे हैं और हम डाउ के पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर डाउ ऊपर होता है तो हम भी ऊपर होते हैं, डाउ नीचे जाता है तो हम भी नीचे जाते हैं दोस्तों। तो अगर हम इस समय देखें तो डाउ कहीं ना कहीं ये एक 15 मिनट्स की कैंडल है दोस्तों फ्राइडे के सेशन की, जिसमें डाउ दिखा रहा है 25,513 पे ये बंद हुआ है। और मतलब एक इसने ऊपर जाके अगर मैं डे कैंडल पे देखूं तो ये बुलिशनेस ही दिखा रहा है, 26,464 के लगभग दिखा रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं 15 मिनट्स पे करता हूं तो ये कहीं ना कहीं आखिरी सेशंस में नीचे की तरफ आया हुआ था, जो डे कैंडल में नहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर ये नीचे आया है और ये नीचे की तरफ का मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो हम हो सकता है सुबह के सेशन में 10,300 लगा के नीचे आए, या अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है दोस्तों, ये आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रही है 2-3 दिन की बुलिशनेस की, ये अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर पहला सपोर्ट हमको 10,000 मिलेगा, दूसरा 9,800 मिलेगा, फिर 9,600। और अगर हम 9,600 के नीचे गिर जाते हैं दोस्तों इस हफ्ते में, शायद मंडे या ट्यूसडे के बाद अगर गिरते हैं हम, तो फिर आप समझ के चलिए कि हम एक बेरिश टेरिटरी में फिर से एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था पिछले हफ्ते कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू बेरिश ही है, लेकिन ये ऊपर जाके गिरेगा। कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा था उससे ये समझ में आ रहा था कि ये ऊपर जाके गिरेगा। अब ऊपर तो हमें जाते दिख रहा था और हमें ये भी पता था कि ये ऊपर से गिरने वाला है। तो आप इस बात को समझिएगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको ये समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल कि ये निफ्टी कहां जाने वाला है और क्या कर रहा है। हमें तो ये समझ में आ गया था, मैंने आपको एनालिसिस करके टोटल बता दिया था कि ये क्या निफ्टी एक बार ऊपर जाके गिरेगा। लेकिन रिटेलर्स को ये नहीं पता होता है कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं इसलिए इसमें ट्रैप हो जाते हैं। वो अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं इस समय। शायद कुछ लोग शॉर्ट टर्म वाले तो फिर भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, तो वो रुके रहते हैं ये सोच के कि निफ्टी फिर बाउंस करेगा ऊपर, फिर बाउंस करेगा, और इस दौरान निफ्टी नीचे गिरता चला जाता है। अब दोस्तों, ये ऊपर की तरफ अगर चलता है तो ये 10,300 का रेजिस्टेंस तोड़ देगा दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और 10,430 से लेकर के 10,600 के बीच से पलटेगा। वो तब होगा जब डाउ ऊपर की तरफ जाएगा। अगर डाउ ने नीचे की चाल दिखाई और इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो पहला सपोर्ट 10,000, दूसरा 9,800, तीसरा सपोर्ट आएगा दोस्तों 9,600, और 9,600 के नीचे दोस्तों मैं शॉर्ट टर्म फिर से बेरिश हो जाऊंगा दोस्तों। हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए फिर एक बार वो ऊपर आके नीचे गिरे, लेकिन फिर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो जाऊंगा दोस्तों। आपको मैं एक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम अगर ऑप्शन चेन पे भी देखें तो 10,000 के आसपास का एक काफ़ी हाई इंटरेस्ट हैं पुट के 9,800 के आसपास, जो एक रेजिस्टेंस बन सकता है उसके लिए, सपोर्ट बन सकता है उसके लिए। और अगर ये तोड़ता है सपोर्ट तो 9,600 पे भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है। फिर 9,500 पे है, जिसको दोस्तों मैं 9,500 वाले को इतना ज़्यादा नहीं मानता। वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट किए हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 9,600 टूटता है तो फिर वो बेरिश हो जाएगा और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम कॉल के साइड पे देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 10,500, मतलब 10,500 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और मैं आपको कह रहा हूँ 10,400 से 10,600 के बीच का जो जोन है वहीं पे ये रेजिस्टेंस लेके गिरना चालू करेगा दोस्तों। तो अगर आप शॉर्ट की, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा ऊपर जाने दें और शॉर्ट करें तो वो बेहतर रहेगा। और अगर आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं 100-150 पॉइंट के लिए और निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग नहीं करिएगा, इस जोन में आप कहीं शॉर्टिंग कर लीजिएगा। हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, उसके लेवल्स भी बताने की कोशिश करता हूँ।
दोस्तों बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है इस हफ्ते। मैंने बोला भी था आपसे कि अगर जब हम ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी ही ड्राइव करेगा निफ्टी को ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने ही ड्राइव किया है ऊपर। दूसरा फैक्टर था रिलायंस का, जिसने फ्राइडे की रैली में काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन किया था। मैं रिलायंस के ऊपर आता हूँ, उससे पहले हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लें। दोस्तों बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 21,650 के आसपास का। अगर ये तोड़ देता है तो फिर ये 22,650 के आसपास चला जाएगा। ये इसमें भी ड्राइविंग फैक्टर दोस्तों, बैंक निफ्टी को जब ऊपर जाएगा यही ड्राइविंग फैक्टर बनेगा निफ्टी के लिए भी ऊपर जाने के लिए। और अगर ये 22,600 पे रेजिस्टेंस, यहाँ शॉर्टिंग कर सकते हैं आप, शॉर्टिंग का लेवल है ये, वहाँ से नीचे पलट सकते हैं। नीचे की तरफ इसको सपोर्ट मिलेगा सबसे पहला 20,440 के लगभग, सेकंड सपोर्ट इसका 19,300 आएगा। और उसके बाद दोस्तों कोई भी लॉजिकल सपोर्ट नहीं है और निफ्टी बैंक निफ्टी 2 से 2,500 पॉइंट गिर सकता है 17,200 की तरफ। दोस्तों ये बहुत बड़ा एक फॉल आएगा अगर ये फॉल आता है तो, और ये सारा कुछ होगा दोस्तों डाउ को देख के। अगर डाउ गिरता है तो हम भी गिर जाएंगे। मैं डाउ का चार्ट नहीं समझा रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि मुझे ये चार्ट कैसा लग रहा है इस समय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस एनालिसिस के लिए आप लोगों के लिए। तो अभी आप ये समझिए डाउ गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। ऊपर की तरफ अगर पुश मिलेगा तो भी इसको बैंक निफ्टी ही निफ्टी को पुश करके ऊपर ले जाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो भी वो बैंक निफ्टी गिरेगा। दोस्तों बैंक निफ्टी मुझे बहुत बेयरिश दिख रहा है, क्योंकि इसके नीचे ऊपर जाने का कोई कारण नहीं है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हम 2-3 महीने से लॉकडाउन में थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हुई नहीं है, बैंकों पे मॉरेटोरियम का वैसे ही तलवार लटकी हुई है, और इनको इंटरेस्ट भी देना होता है कहीं ना कहीं, और इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है इनको। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वही फंडिंग भी करता है सारे सेक्टर्स की। जो हम इशू देख रहे हैं AGR वाला भी, उसमें भी बैंकिंग सेक्टर ही इफेक्ट होगा। तो ये काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, और ये इसने बहुत ही हैपहैज़ार्ड मैनर में ये ऊपर गया है, तो इसको कोई भी लॉजिकल सपोर्ट नहीं है, ये इलॉजिकली ऊपर गया है। और ये ऐसे ही जब नीचे आएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जाते हम सीढ़ियों से ऊपर है, आते लिफ्ट से नीचे हैं, तो ये बहुत तेज़ी से आएगा नीचे, आपको निकलने का भी मौका नहीं देगा ये। तो आप बहुत संभल के बुलिशनेस की तरफ ट्रेड करिएगा। अगर आप कोई भी तेज़ी की पोजीशन बनाते हैं इसमें तो काफ़ी संभल के बनाइएगा दोस्तों। मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है निफ्टी से। अब हम कुछ कंट्रीब्यूटर्स देखते हैं। जो मैं आपको रिलायंस की एक बात बता रहा था दोस्तों, फ्राइडे की रैली में 86 पॉइंट्स केवल रिलायंस ने ही कंट्रीब्यूट किए हैं। और जो 2-3 बड़े शेयर्स थे, जैसे मैं कह रहा हूँ बैंकिंग ड्राइव करने वाला था, मैंने आपको लास्ट पूरा हफ्ता बोला था कि अगर हम ऊपर, मैं बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, इस हफ्ते के लिए। और वो कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस का कारण बैंक निफ्टी ही है, बैंक ही लेके जाएगा ऊपर। तो देखिए ये जब ऊपर लेके गया तो ये बैंक निफ्टी ही लेके गया, निफ्टी के ऊपर बैंकिंग सेक्टर ही लेके गया। और फ्राइडे की रैली में भी 2-3 बड़े स्टॉक्स थे, HDFC बैंक और बजाज ट्विंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ही बेसिकली निफ्टी को ड्राइव करके ऊपर ले गया। अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा यहाँ ये है कि क्या रिलायंस ओवरबॉट हो चुका है, क्या रिलायंस पे बहुत बुलिशनेस आ चुकी है, क्या बहुत बुलिश हो गए हैं, क्या बड़े निवेशकों ने इसमें पैसा डाला है और अब ये कहीं ना कहीं रिटेल निवेशक को ट्रैप करके निकलेंगे। दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है रिलायंस के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा डाइसी सिचुएशन है, जिसमें दोनों तरफ के लोग मिलेंगे आपको कि कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब गिरेगा यहाँ से। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत बुलिश है, इसके गिरने की कोई चांसेस है नहीं। अब मैं इसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं गिरेगा। मुझे नहीं लगता ये गिरेगा। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मुझे क्यों नहीं लगता ये गिरेगा। और अगर गिरेगा तो ये अभी नहीं गिरेगा दोस्तों, इतनी जल्दी नहीं गिरेगा ये। हाँ अब देखिए करेक्शन होगा जब मार्केट में, जब सारे स्टॉक्स गिरेंगे तो ये भी गिरेगा, इसको भी गिरना पड़ेगा। ये कोई निफ्टी से अछूता तो है नहीं कि ये नहीं गिरेगा, बट इसमें एज अ इंडिविजुअल शेयर मुझे ऐसी कोई कमजोरी नहीं लग रही है कि ये गिर जाए। अगर आप ये डेटा देखेंगे तो ये एवरेजेस हैं, ये प्राइस के एवरेजेस हैं एक वीक के, और आप देखेंगे तो ये बुलिश ही हैं। ये प्राइजेस ऊपर जा रहे थे और कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था, और डिलीवरी क्वांटिटी आप देखेंगे तो ये भी ऊपर जा रही थी। एक एवरेज डिलीवरी
जितना रिलायंस के शेयर में होता है ये कहीं ना कहीं उसी के आसपास है। तो ये कहीं ऐसे बेरिशनेस नहीं दिखा रहे हैं या ये ऐसा नहीं बता रहा है इस समय कि ये एक स्पेक्युलेटिव मूव था, ये स्पेक्युलेटिव ट्रेड था। ये लोगों ने अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखे हैं और बड़े इन्वेस्टर्स ने भी इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ही रखा है, ऐसा स्पेक्युलेटिव मूव नहीं खेला इसमें। ये मेरा पर्सपेक्टिव है दोस्तों, ये मेरा मानना है, आपका मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही ट्रेड करिएगा और जैसा वो बोलते हैं उसी के हिसाब से आप अपना व्यू बनाइएगा। मेरा व्यू इसमें बेरिश नहीं है, जो काफ़ी सारे लोगों का इस समय हो गया है कि ये ओवरबॉट हो चुका है और अब इसको गिरना चाहिए। अगर ये करेक्शन भी लेता है तो बहुत हल्की फुल्की सी करेक्शन लेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये कोई बहुत लंबी चौड़ी करेक्शन ले दोस्तों। ये मुझे अभी डेटा के हिसाब से लग रहा है दोस्तों। 2 फ्राइडे की रैली में सिर्फ रिलायंस ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया था, निफ्टी ने कॉन्ट्रीब्यूशन निफ्टी के दूसरे शेयर्स का काफ़ी कम था। तो लोगों का व्यू ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं गिरने वाला है। अब ये निफ्टी को संभालने के लिए इसे ऊपर ले जाया गया था और स्पेक्युलेटिव मूव के तहत इसको ऊपर ले आया गया था, क्योंकि दोस्तों डाउ ऊपर जा रहा था तो हमें कोई तो शेयर चाहिए था जो ऊपर लेके जाए निफ्टी को डाउ के साथ साथ। तो रिलायंस सबसे कंफर्टेबल शेयर लग रहा था इस समय, क्योंकि ये डेट फ्री हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस गिरने में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं साबित होगा। ये मेरा व्यू है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपना व्यू अपने डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, अपने चार्ट के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही बनाइएगा। अब दोस्तों मैं आपको FII-DIs के डेटा पे भी ले चलता हूँ कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये डेटा न्यूट्रल है इस समय। जो मैं वॉल्यूम का डेटा देखता हूँ, आपका निफ्टी के वॉल्यूम का डेटा इस समय ये न्यूट्रल है। जब बुलिश था तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि ये बुलिश है, इस समय ये मुझे न्यूट्रल नज़र आ रहा है। FII-DIs की एक्टिविटी भी देखिए क्या हो रहा है इस समय दोस्तों, क्या खेल चल रहा है मार्केट में, बताता हूँ। जब कभी FIIs सेलर्स होते हैं तो DIIs बायर्स होते हैं, और जब DIIs बायर्स बनते हैं तो FII सेलर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का तो फ़ायदा हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे ख़रीदते हैं और उसको DII ऊपर के लेवल्स पे कहीं ये नीचे के लेवल पे खरीदते हैं और ऊपर जाके बुकिंग करते हैं, और उस लेवल से जब DIIs खरीदते हैं तो ये फिर FIIs बुकिंग करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अदला बदली चल रही है दोस्तों। देखिए उस दिन फ्राइडे के सेशन में यही हुआ, नेट में FIIs बन गए हैं आपके बायर्स, और उस दिन DIIs ने अपने प्रॉफिट की बुकिंग करी है, 880 करोड़ के लगभग की नेट बिकवाली करी है। अगर हम FII-DII का क्यूमुलेटिव डेटा देखें तो फिर ये एक बार 356 करोड़ रुपए की खरीदारी करके गए। बट अगर क्यूमुलेटिव हम डेटा देखते हैं तो आप देखिएगा ये 18 तारीख को जितनी बुलिशनेस आई थी 1500 करोड़ के आसपास की, ये फिर कहीं जाके इसको ब्रेक लग गया है और 350 करोड़ का नेट में खरीदारी आया है। तो दोस्तों ये बहुत न्यूट्रल संकेत दे रहा है इस समय। ये डेटा कुछ हमें बता नहीं रहा है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना नीचे की तरफ जाएंगे। और मैंने आपको एक निफ्टी के डेली एनालिसिस वाले वीडियो में, शायद वेडनेसडे या थर्सडे वाले वीडियो में भी बोला था कि FII और DIIs भी ग्लोबल लेवल पे भी कंफ्यूज्ड है, ना कि सिर्फ इंडियन FII-DIIs बट ग्लोबल FII-DIIs भी इस समय कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मिली जुली खबरें आ रही हैं दोनों ही तरफ की। तो ये कहीं ना कहीं ये तो निकल जाएंगे अपना माल खरीद के या बेच के, लेकिन इन सब चक्करों में रिटेलर्स ट्रैप हो जाएंगे दोस्तों। तो इस समय आप काफ़ी संभल के ट्रेड करिएगा, और मेरा ये मानना है कि आप ट्रेड को घर लेके मत जाइए दोस्तों। घर लेके नहीं जाइएगा मतलब ये है कि आप स्विंग ट्रेड इस समय ना करें तो बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बिल्कुल सही समय नहीं है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड भी ना करें तो वो बेहतर होगा। आप इंट्राडे में डेली का मोमेंटम देखिए, अगर वो बुलिश है तो तेज़ी की पोजीशन बना लीजिए, और बेरिश है तो आप मंदी की पोजीशन बना लीजिए दोस्तों। घर ले जाने वाला, रात को आप चैन से सोइए घर में, घर ले जाने वाला इस समय कोई भी सौदा समय नहीं चल रहा है दोस्तों, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ही कंफ्यूज्ड हैं, कोई पोजीशन अपना बना नहीं पा रहे। तो हम क्या करेंगे, हम और आप क्या करेंगे। तो मैं जो इस समय सौदे ले रहा हूं दोस्तों वो सिर्फ इंट्राडे के ले रहा हूं, और उसमें मुझे खासा मुनाफा भी हो रहा है। मैं घर लेके कोई सौदा नहीं जा रहा हूं दोस्तों। रात को मैं चैन की नींद सोता हूं कि दूसरे दिन नहीं तो पता चला कोई न्यूज़ आ गई, FII मतलब बहुत बड़ा न्यूज़, डाउ ने लोअर सर्किट मार दिया और हम भी कहीं ना कहीं उसके चलते गिर गए और बहुत भारी नुकसान कर बैठे। उससे अच्छा आप डे के मोमेंटम को ट्रेड करिए, चाहे ऊपर के साइड करते हैं चाहे नीचे के साइड करते हैं।
तो दोस्तों आपको मैंने एक रिलायंस का व्यू बताया है मेरा, इस पे आप के कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि रिलायंस, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रिलायंस आपको क्या लग रहा है कि बुलिश है या यहाँ से बेरिशनेस की तरफ वो जाएगा। मुझे दोस्तों लग रहा है कि मैं इतना बेरिश नहीं हूँ। जब निफ्टी गिरेगा तो रिलायंस उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं रहने वाला है, थोड़ा बहुत करेक्शन निफ्टी गिरेगा तो इसमें आएगा ही, और मैं लॉन्ग टर्म रिलायंस में बुलिश ही हूँ। और हाँ, और जैसे जैसे ये किसी करेक्शन में होगा तो मैं इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बाय करूंगा, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही करिएगा दोस्तों काम। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही वीकली एनालिसिस में। डेली एनालिसिस लेके मैं आपके सामने फिर आ जाऊंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि समय रहते आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँ करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।